चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचन मेट सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब गुरुग्राम से प्रस्थान कर चुका है। चुनावी साल है, ऐसे में ये सफर आपको कई अग्नि परीक्षाओं से होकर आपके लिए गुजरेगा। साथ ही साथ इस दौरान कई राजनीतिक बवंडरों का भी सामना करना पड़ेगा और रास्ते भी राजनीतिक सफर की तरह ही उबड़ खाबड़ भी होंगे, क्योंकि जिन सवालों से सामना आपका इस सफर में होगा वो भी इस रास्ते की तरह ही मुश्किल और बेहद कठिन रहने वाले हैं। और जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिए हैं वो बोर्डिंग पास सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में सफर के लिए मान्य होंगे। यानी कि अगर आपको चंडीगढ़ या फिर दिल्ली पहुंचना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने क्षेत्र की जनता से इस पर मोहर लगाएं। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस की ये यात्रा आपके लिए सुखमय और सुखद हो, ऐसी हम कामना करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस में। और इस वक्त जिस शहर को, जिस इलाके को हरियाणा का चेहरा कहते हैं, जिस इलाके को, जिस शहर को हरियाणा दिखाकर पूरी दुनिया में मार्केटिंग करता है, गुरु द्रोणाचार्य का वो ग्राम यानी गुरुग्राम इस डिस्ट्रिक्ट में है और बस प्रस्थान कर चुकी है। और गुरुग्राम से कई पैसेंजर्स ने अभी बोर्डिंग की है, हमारे साथ हैं। खबरों के मुताबिक कुछ दिल्ली के भी यात्री हैं, कुछ चंडीगढ़ वाले भी हैं। बाद बाकी तो जनता जनार्दन तय करेगी कि किसको कहाँ जाना है या फिर घर में बैठना है। बहरहाल गुरुग्राम जो पहले गुड़गांव हुआ करता था, आईएनएलडी की भी सरकार रही जिसमें बीजेपी साझेदार रहती थी, कांग्रेस की भी सरकार रही 10 साल इसके ठीक पहले, और अब बीजेपी की सरकार 9.5 साल हो गए, आप 10 साल मान के चलिए। गुड़गांव को गुरुग्राम तो कर दिया गया, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट हुआ? क्या जो हरियाणा का चेहरा है, जो हरियाणा को, जो इलाका सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, क्या उसकी सूरत भी बदली? या फिर ये गुरुग्राम जो शहर है ये 2 हिस्से में बट गया? एक वो जो पीला कार्ड लाल कार्ड धारी यानी कि एक पुराना गुरुग्राम, और एक नया चमक दमक वाला इलाका। लेकिन इस जिले में 4 विधानसभा हैं। कभी जमाना था जब आईएनएलडी का भी जलवा हुआ करता था, फिर कांग्रेस का होने लगा, उसके बाद 2014 के बाद राजनीति ने करवट ली, बीजेपी का दबदबा है। और जिस सड़क पे अभी हम जा रहे हैं बादशाहपुर, और वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने बाकी सारी पार्टियों को पानी पिला दिया। जो मेहमान, जो पैसेंजर्स अभी बोर्डिंग जिन लोगों ने की है, पहले एक बार उनसे आपका परिचय करा दें। और ये देखिए हम अंडरपास से गुजर रहे हैं, ये सब वो अंडरपास है जो बरसात में मिलेनियम सिटी में ये तालाब बन जाते हैं। बहरहाल सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से जितेंद्र भारद्वाज जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, और ये सब नरेश हैं मतलब पुराने गुड़गांव और नए गुरुग्राम के। उनके ठीक बगल में जवाहर यादव जी हैं, आजकल जलवा है, सीएम के ओएसडी थे, आजकल वहां से हटकर संगठन में हैं और मुख्य प्रवक्ता हैं, और एक आध जगह खूब आजकल कसरत कर रहे हैं। जेजेपी की तरफ से आवाज बुलंद करने के लिए नरेश
सहरावत जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। उनके ठीक बगल में आईएनएलडी की तरफ से आवाज बुलंद करने आए हैं करण चौटाला जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मुकेश डागर जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम गुरुग्राम की भी चर्चा करेंगे, फिर स्टेट पॉलिटिक्स भी और फिर नेशनल पॉलिटिक्स भी। चौटाला साहब का राज 10 साल, हुड्डा साहब का राज, और उसके बाद बीजेपी का भी 10 साल, 9.5 को 10 ही मान लीजिए, 10 साल। तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो कोई डिफरेंस है या सिर्फ प्रचार है? नहीं, निश्चित रूप से तीनों सरकारों का अलग अलग डिफरेंस है। कांग्रेस की सरकार मानी जाए और उसमें गुड़गांव को समझना हो तो ये मान के चलिए, इन्होंने बिल्डरों को लाभ देने के लिए कंक्रीट के जंगल निश्चित रूप से यहाँ खड़े किए। वो कंक्रीट के जंगल ऐसे थे जहाँ लोगों के पैसे फंस गए और लोग आज तक वो पैसा मानते हैं, चाहे वो एबीडब्ल्यू अब उसका पैसा सरकार लौटा रही है HSITC के माध्यम से, चाहे अन्य बिल्डर है। फिर ये वो कंस्ट्रक्शन है जहाँ आदमी घर में सुकून से रह रहा होता है और अचानक छत गिरती है तो पता नहीं चलता। ऐसा निश्चित रूप से गुड़गांव इन्होंने दिया है। जहाँ तक बात करते हैं चौटाला साहब की सरकार की, उस समय ये स्थिति थी कि यहाँ से व्यवसायियों को भगाने के लिए गुड़गांव में जो चौटाला सरकार मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि किसी का पेट्रोल पंप है तो उसके आगे गड्ढा खोद देना। ये हमारे नेताओं के साथ भी रहा और बाकी यहाँ के लोगों के साथ भी रहा। फरीदाबाद और गुरुग्राम अगर आर्थिक शहर होते हुए भी, और उसमें हर सरकार की भूमिका रही होगी, परंतु जो पिछली सरकार मानी गई, जिसको हम चौटाला साहब की सरकार कहते हैं, वो इस रूप में मानी गई कि व्यवसाय से कैसे यहाँ से भागे और कैसे अन्य राजनीतिक नेताओं को अंदर किया जाए, उसके लिए वो सरकार जानी जाती है। हमारी सरकार है। जब हम विपक्ष में थे, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उस समय गुरुग्राम में हम बात करते थे कि हाँ मेडिकल कॉलेज गुड़गांव का होगा या नहीं होगा, गुड़गांव की यूनिवर्सिटी होगी या नहीं होगी, GMDA बनेगा नहीं बनेगा। ये हम एज ए विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस से ये मांग करते थे। जब से मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बने हैं, उन्होंने बगैर भेदभाव रहित संपूर्ण हरियाणा का विकास किया। आज हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, कभी भी शुरू हो जाएगा। सेक्टर 102 खेड़की माजरा के पास बन रहा है, मैंने अभी कुछ दिन पहले विजिट किया। हमारे खुद की जो यूनिवर्सिटी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, सेक्टर 52 में अभी चल रही है, उसकी खुद की बिल्डिंग काकरोला भांगरोला में बन रही है, वो हमारे पास है। GMD हमारे पास काम कर रहा है। मुख्यतः जो कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए और कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, वो काम हमने कर दिए। हमने बुनियादी सुविधाओं पे, आपने कहा कि अंडरपास से निकल रहे हैं और ये पानी में डूब जाते हैं, कोई एक आध घटना घटी होगी, परंतु चाहे राजीव चौक एक नहीं कई घटनाएं घटी। हाँ, एक राजीव चौक हो, हीरा होंडा चौक हो, सिग्नेचर टावर हो, इफ्को चाय हो, एम्बियंस मॉल हो, न्यू पालम विहार और गुड़गांव को पालम विहार को मिलाने वाला बजगेड़ा का पुल हो, इन सब पर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की खट्टर साहब की सरकार है। और मैं कहता हूँ, मेरे मित्र बताएं जितने भी हैं कि क्या इनके समय में मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकते थे, क्या इनके समय में गुड़गांव में यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती थी, परंतु ये वो सरकारें ऐसी हैं जिनको दक्षिण हरियाणा का अपमान करने में आनंद आता है। जितेंद्र भारद्वाज जी, देखिए, बहुत बिल्डरों की सरकार रही कांग्रेस की। बहुत तफसील से बात, देखिए विकास जब होता है ना, ये मैं बहुत तफसील से इनकी बात सुनी, मैंने बड़ी तसल्ली से सुनी। अब मैं निवेदन करूंगा ये भी सुने। इन्होंने कहा कि 9.5 साल में ये किया वो किया, तरह तरह की बातें बनाई, किया, केवल योजनाएं बनाई, मैं जरूर मानता हूँ। हम मेट्रो लाए, मेट्रो का एक भी पिलर, 10 साल बहुत होते हैं एक सरकार के लिए, एक भी पिलर, योजनाओं की बात नहीं कर रहा मैं, योजना तो ये लाल किले को से लेके और हिमालय तक की बनाते हैं, दो योजनाओं के तो मास्टर हैं ये सरकार। उसके अलावा गुड़गांव के अंदर 10 साल गुजरे, 10 योजनाएं बता दें कि 10 साल के अंदर 10 योजनाएं नई ये लाए हों, एक सड़क इन्होंने एक्वायर की हो, कोई मुआवजा इन्होंने नया दिया हो, कोई नया सेक्टर इन्होंने बनाया हो। बिल्डरों की बात करते हैं, विकास कौन करेगा, आसमान पे होगा क्या, बिल्डर करेगा या हुड्डा करेगा? हुड्डा से तुम एक्वायर नहीं कराते, हुड्डा से तुम सेक्टर नहीं बनवाते, बिल्डरों को लाइसेंस इन्होंने दीनदयाल के नहीं दिए, कैसे दिए गए इस मैं विषय में नहीं जाना चाहूंगा, और उसके लिए क्या फीस लगती थी मैं इस विषय में नहीं जाना चाहूंगा। कैसे पंडित दीनदयाल जी का नाम इस हरियाणा के अंदर यूज हुआ है हमें पता है, लेकिन चलिए वो अलग बात है। विकास होना चाहिए, हम इस बात के पैरविकार हैं। 10 साल में 10 योजनाएं गिना दें
और मैं 100 योजनाएं गिना सकता हूं हमारे टाइम में जो हमने पूरी की है। हम यहाँ IIT लाए, IMT लाए, हम क्या नहीं लाए, हम कौन सी योजनाएं हैं जो हमने नहीं दी, और हमने हर तरीके से, इन्होंने कहा क्या 5,000 रुपये हम वो देंगे, कहाँ है आज पेंशन जो इनकी सहयोगी, और ये कह रहे हैं कि चौटाला सरकार इनके सहयोग से चली, इन्होंने उसको समर्थन दिया। चौटाला के पास तो वो ही नहीं था बहुमत केवल बीजेपी के विधायकों की वजह से आया, इन्होंने लुटवाया हरियाणा को। आज जो है कह रहे हैं वो लुटेरी सरकार थी। ठीक है, एक तो गुरुग्राम में मैं अपना एक लाइन में बाकी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा। गुरुग्राम जिले की चर्चा हो रही है, यहाँ कौन सा IIM है, कौन सी IIT है, मुझे समझा तो दो। आप गुड़गांव की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में भी 10 योजनाएं चलेंगे और नहीं, गुड़गांव मैं बता रहा हूँ, गुड़गांव में जहाँ हम सेक्टर छोड़ गए वहाँ सेक्टर पड़े हैं। एक नया सेक्टर ये बता दें, सोना से लेके गुड़गांव तक, एक सड़क ये बता दें इन्होंने एक्वायर करके मुआवजा दिया हो, एक सड़क, एक पिलर मेट्रो का बता दें। हम रैपिड मेट्रो लाए, हमने दिल्ली से गुड़गांव तक मेट्रो लाए, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक लाए, दिल्ली। आप खाली गुड़गांव की बात कर रहे हैं। और रही यूनिवर्सिटी की बात, आप गुड़गांव यूनिवर्सिटी अभी इस बस को घुमाइए और देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10 सालों के अंदर यूनिवर्सिटी नहीं डेवलप हो सकती थी क्या? राव तुलाराम कॉलेज हमने दिया, उसके अंदर यूनिवर्सिटी चल रही है जो हमने बनाया था। जो राव तुलाराम कॉलेज हमने बनाया था ना, जो हमारे MP इन्होंने किराए पे लेके अपने रख रखे हैं, उसी कॉलेज को उनके दादाजी के नाम से हमने वो कॉलेज बनाया था, उसी में वो यूनिवर्सिटी चल रही है। हाँ जी, ये कहते हैं कोई बताए जिस पुल पे चल रहे हैं सर, इसका निर्माण, इसकी आधारशिला और शिलान्यास दोनों इसी सरकार में हुए। और जो मैंने राजीव, ये DPR हमने मंजूर कराई थी, CP जोशी जी के टाइम में हमने मंजूर कराई थी। ये DPR 800 करोड़ में, 1800 करोड़ में बना है भाई साहब। 1000 करोड़ बढ़ा के कई बार तो पुल गिरे, कई बार पुल गिरे इसके। वही फ्लाईओवर है, अभी भी रिपेयरिंग चल रही है। आप देखिएगा, अभी आप देखिएगा मॉल के बीच में उधर भी चल रहा है। हो गया क्या? अब ये तो कहेंगे जी KMP भी हमने बनाया, ये तो कहेंगे द्वारका एक्सप्रेस KMP के आधारशिला 2004 में, जिस समय कॉमनवेल्थ में, उस समय चौटाला साहब के समय में रखी गई। जाते जाते 10 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। उसमें कॉमनवेल्थ होने थे दिल्ली में 2010 में, उसके लिए वो बनना था, वो हमने बना कर दिया KMP। और इनके यहाँ तो हुड्डा साहब ने हेलीकॉप्टर से सर्वे किया, और इनके लोगों ने उस दिन, जिस दिन उन्होंने हेलीकॉप्टर सर्वे करना था, काला तेल उस पर बखेर दिया, और हुड्डा साहब कहते रोड बन गया। अब जाके वो हमने रोड बनाया, उस पे लोग जाते हैं, एक एक चीज पे बुनियादी सुविधाओं, उसके गड्ढे भी चेक कर लीजिएगा, उसके गड्ढे भी चेक कर लीजिएगा। आता हूँ JJP, अभी 2-4-10 दिन में इधर बस मैंने गैराज में लगाई, वापस घुमा करके उधर चुनाव अनाउंस हुआ, तो पता नहीं उसके बाद भाषण का कंटेंट आपका क्या होगा, है ना? तो वो सब मद्देनजर रखते हुए, जो बीजेपी की 5 साल की सरकार थी, है ना, आप तो INLD के पुराने हिस्सा रहे हैं, और उसके बाद जब आपके समर्थन से सरकार चल रही है, गुड़गांव के परिप्रेक्ष्य में आप उसको कैसे, आपका क्या एनालिसिस? देखिए, मेरे से पहले दोनों बड़े भाई हैं मेरे, जवाहर भाई ने और जितेंद्र भाई ने बताया आपको। आज गुड़गांव के अंदर बात करते हैं, जैसे अभी भाई ने कहा कि कोई सेक्टर कटा हो गुड़गांव के अंदर, मानता हूँ आज सेक्टर नहीं कटा, लेकिन उससे पहले हुड्डा साहब सरकार थी, उन्होंने बिल्डरों को इतनी लुटाई कराई है अपने गुड़गांव के लोगों को कि एक सेक्टर कटने नहीं दिया। आपको तो अगर सेक्टर कटा, अगर सेक्टर कटते तो एक गरीब आदमी को भी ऑक्शन में या वैसे फार्म भर के प्लॉट मिल सकता था, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े बिल्डरों को दिया। जो आज लुटाई हो रही है, आज कोई आम आदमी जाके बिल्डरों से वो फ्लैट लेके देख लो ना जी। आज गुड़गांव के अंदर आप सोना के अंदर चलिए, भाई सोना से बिलोंग करते हैं, सोना के अंदर आप जाके देखो, वहाँ पे जो बैटरी की फैक्ट्री लगाई है उसके अंदर जो लोगों को रोजगार मिलेगा। आप फ्लिपकार्ट का देख लो, पातली हाजीपुर के अंदर जो सहयोगी हमारी पार्टी है BJP, हम दोनों मिलकर एक ऐसा हरियाणा बनाना चाहते हैं कि वो आने वाले टाइम में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। वो बैटरी की फैक्ट्री हमारी IMT में। जवाहर जी से पूछ लिया है ना कि साथ रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते हैं, 10-15 दिन का ही सवाल है। कहीं फिर लुटेरे हो जाए। मैं उस विषय पे मैं आऊंगा। कांग्रेस और BJP, हालांकि वो पार्टी भी आपको लुटेरा कह रही है इनके शब्दों में, अगर आपने लूट खसोट मचाई थी तो समर्थन इन्हीं का था। जवाहर जी लगता है भूल रहे हैं कि जब एम्बेसडर कार चला करती थी तो एक तरफ से रामविलास शर्मा दरवाजा खोलते थे, आगे की लाल बत्ती जलती थी, और इधर से कोई और सज्जन खींचते थे। वो प्रकरण भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। लेकिन क्या गुड़गांव को INLD के जमाने में, चौटाला साहब के जमाने में, आपकी ही सहयोगी पार्टी जो उस वक्त रही, जो अभी सत्ता में है,
और आपके ही भाइयों के साथ इस बार मिलकर के सरकार चला रही है। वो कह रही है कि लूट खसोट सिर्फ मचाया आपने। अगर हमने लूट खसोट मचाया होता तो आज गुड़गांव ये नहीं होता जो आज है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय में मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी उम्र कोई 10-11 साल की थी, सिंगापुर होकर के आए थे और उन्होंने वापस आकर के उन्होंने मुझे इस बारे में 2012 में मेरे को मौका मिला उनके साथ जाने का। जब मुझे उन्होंने बताया कि जब वो वहाँ से होकर के आए तो उन्होंने गुड़गांव के सारे बड़े बिल्डर्स को इकट्ठा किया और उनसे एक बात के ऊपर चर्चा करी कि मैं एक ऐसी सिटी बनाना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो। और उसके बाद DLF जैसे, एम्बियंस जैसे, रहेजाज जैसे, ये जितने बड़े बिल्डर्स हैं, इन्होंने इस बात के ऊपर तय किया कि ठीक है जी, हम एक ऐसा IT हब हरियाणा के अंदर बनाएंगे। उसके अलावा सिर्फ IT हब नहीं, उनकी सोच थी कि मैं सिंगापुर के लेवल का हॉस्पिटल हरियाणा के अंदर लेके आऊँ। उसी की बदौलत आज मेदांता हरियाणा के अंदर है। जब डॉक्टर त्रेहन इंडिया छोड़ के अमेरिका जाने वाले थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनसे कहा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको जगह दूंगा एट नो कॉस्ट और आप इसको हॉस्पिटल को यहाँ पर चलाएं, लेकिन एक ऐसी सुविधा हरियाणा प्रदेश के अंदर पैदा करें जो पूरे देश में कहीं नहीं है। आज जवाहर जी बैठे हैं, नरेश जी बैठे हैं, मुझे बताएं इस लेवल का IT हब या इस लेवल के हॉस्पिटल्स कहीं है? हरियाणा में मारुति को लाने वाला कौन था? हरियाणा में हीरो ग्रुप को लाने वाला कौन था? बल्कि आज ये जो कह रहे हैं कि भगाने वाले थे आप। नहीं, भगाने वाले की बात करता हूँ। एक होंडा में एक हीरो होंडा में एक झगड़ा हुआ था, आपको याद है उस वक्त की क्या क्या तमाचा हुआ था? मैं तो 11 साल का 12 साल का था जी, मुझे नहीं पता। वो बहुत बड़ा हादसा हुआ था। आपको पूरे हरियाणा के इंडस्ट्रीज पे जबरदस्त धक्का लगा। शशि जी एक और चीज बताता हूँ, उस समय के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इंडिया के अंदर डिज्नीलैंड लाना चाहते थे, क्योंकि एक गुड़गांव की पहाड़ी जमीन थी, यहाँ पे खेती नहीं हो सकती थी। जब उनका पूरा मन था, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। इन्हीं की बीजेपी की सरकार थी केंद्र में जिन्होंने इस अप्रूवल को कैंसिल किया था। नहीं तो अगर आज आप मुझे बताएं हरियाणा के अंदर और साथ लगते राजस्थान का भी कुछ हिस्सा उसमें एक्वायर हो रहा था, अगर आज यहाँ पर डिज्नीलैंड होता तो आज हमारा देश कहाँ तरक्की पे होता, हमारे देश का नाम दुनिया के नक्शे पे कहाँ होता? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। जवाब नहीं दे रहा, डिबेट पे अपना। एक कोई आज तक देश में एक ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट हो और 2 राज्य की सीमाओं में मिलकर बना हो कि आधा डिज्नीलैंड राजस्थान में आएगा और आधा हरियाणा में आएगा। पूरे देश में कोई एक उदाहरण दे दीजिएगा मुझे, और जिसकी सारी औपचारिकताएं। अरे तो सोच अच्छी थी ना, हम तो करना चाह रहे थे। उदाहरण तो दीजिए ना। सोच अच्छी का क्या करेंगे जो प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रैक्टिकल आपने नहीं होने दिया ना, जिसकी परमिशन नहीं मिल सकती, जिसको लॉ नहीं कहता, तो लॉ के विरोध में काम करना इनको अच्छा लगता है। तो आप मुझे डिज्नीलैंड 2 राज्यों में नहीं था, वो गुजरात में था। मैं बताता हूँ, शायद इनको भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता। ये बता रहे, मैंने नहीं, गलत बता रहे, ये गलत बता रहे। गुजरात में बन रहा था और वो बहुत महंगी जमीन पे बन रहा था, उपजाऊ जमीन पे बन रहा था। जो ये कह रहे पहाड़ी जमीन पे बन रहा था, सरासर झूठ है। वो राजेश पायलट जी के सहयोग से यहाँ आंदोलन चला था, तब ये जाकर के प्रोजेक्ट रुका था और बहुत सारे किसानों ने धरना दिया था बहुत महीने तक। सारा का सारा गुजरात के अंदर बन रहा था, वो कोई 2 राज्य की जमीन नहीं थी। उसके बाद तो ये बात है, अपने फैक्ट्स राइट करिए, फिर मेरे साथ डिबेट करिए। मेरे पास पूरे फैक्ट्स हैं जी। हमारा आंदोलन चला था, हम रहे थे सोना के अंदर, डिज्नीलैंड बनने जा रहा था, प्रॉपर सोना के अंदर। सोना ग्वालपाड़ी, अरे तो ग्वालपाड़ी अरबों की जहाँ जमीन है, जहाज अरबों का भाग, वो उस ग्वालपाड़ी में। ठीक कह रहे हैं। आधा कुछ दिल्ली के अंदर भी उसमें टच था। दिल्ली था, राजस्थान नहीं, राजस्थान बोल रहे, दिल्ली बॉर्डर तक था, दिल्ली बॉर्डर तक केवल। ठीक है, ये आप लोगों ने ये प्राइसेस आज गए हैं ग्वालपाड़ी के। 2004 के अंदर क्या प्राइसेस थे, 3 के अंदर क्या प्राइसेस थे, पूछिए इनसे क्या प्राइसेस थे। जब चौटाला सरकार आती है प्राइस गिर जाते हैं, मैं सहमत हूँ, उस समय इतने प्राइस नहीं। ये सरकार आपकी भी थी, मिलकर के ही ना गिरा रहे थे, मिलकर ही गिरा रहे थे। आप चिंता मत करो, अगला नंबर नरेश जी का भी है, इसको भी ऐसे ही कहा जाएगा। आपने सुना गुड़गांव लगता है किसके समय में ज्यादा हुआ या हो ही नहीं पाया, सब लिफाफाबाजी है। हम गुड़गांव में हाई राइज बिल्डिंग के साथ चल रहे हैं
तो इनके साथ स्लम एरिया भी है, जहाँ गांव है वहाँ सेक्टर भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने सभी को बड़ा ध्यान से सुना है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और टीवी की और चैनलों की सुर्खियां बनता आया है, हमेशा से यहाँ पानी भरता आया है। मैं पूर्व में जो रही सरकार है उन्होंने जितने खड्डे खोदे और जो अब की सरकार रही है उन्होंने खड्डे कितने भरे 9.5 साल में। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या किया, और जो यहाँ की जो पुश्तैनी जो यहाँ पे ड्रेन सिस्टम था गुड़गांव के अंदर उनको ध्वस्त करने का काम किया। यहाँ के लोकल राव नरबीर सिंह पीडब्ल्यूडी के मंत्री रहे, उनके टाइम में बहुत सा पैसा आया, परंतु आज तक उसको पक्का कराने का काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। उसके अंदर कई बार बच्चों की मौत गाडोली के अंदर हुई है, और अब जाके जब हमने आंदोलन किया और उस गांव के लोगों को उठ के आए जब वहां पे पुलिया बनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मारुति यहाँ से पलायन क्यों कर रही है? अब मारुति पलायन यहाँ से करके गुजरात में क्यों जा रही है, जब उसमें मारुति का इस डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इसमें रोल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आए दिन गुड़गांव के अंदर हत्या और लूट क्यों होती है? आए दिन गुड़गांव के अंदर हत्या और लूट होती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, गुड़गांव की बात चल रही है तो यहाँ की सब्जी मंडी कहाँ है, यहाँ की अनाज मंडी कहाँ है, यहाँ की फूल मंडी कहाँ है, यहाँ की फिश मार्केट कहाँ है, यहाँ का ऑटो मार्केट कहाँ है, यहाँ की डेयरी फार्मिंग के लिए जगह कहाँ है? इसको मिलेनियम सिटी बनाने की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मिलेनियम सिटी आप कह रहे थे स्मार्ट सिटी आप लेके आएंगे, गुड़गांव में भी उसका नाम था, परंतु आपने इसको गुरुग्राम नाम रख के सिर्फ नाम बदलने का काम करती है सरकार। दोहरे चरित्र की सरकार है ये। मैं इनको जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि इन्होंने आप भी बीजेपी में रहे? ना मैं कभी किसी पार्टी में नहीं रहा। अच्छा, नहीं मुझे लगा आप अच्छे से जानते हैं, तो हो सकता है मैं इनके चरित्र को जानता हूँ। अच्छा, मैं एक और याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, ये कर दीजिए, फिर दोनों एक साथ जवाब। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, जो यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल है, पिछले 4 साल से उस पर रेनोवेशन का काम चल रहा है। 3 साल में बिल्डिंग टूटी हुई है, 3 साल में तो तोड़ने में लगे हैं। रंजन जी, बनाएंगे कब? बनाएंगे तो कभी भी नहीं बनाएंगे। जल्दी से एक मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। एक जल्दी से। ओएसडी भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, पावरफुल भी हैं, खूब काम कर रहे हैं। मेरे को ये बता दें कि आपने डेयरी फार्मिंग के लिए जगह ली थी, वो कहाँ है? जो मिलेनियम के अंदर जो 5 स्टार आते हैं कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहाँ की मंडी व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ का बस स्टैंड अच्छा होना चाहिए, वहाँ के हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, एक भी चीज में पैमाने में काम नहीं है, इसलिए मिलेनियम सिटी नहीं है, ये सिर्फ गुरुग्राम ही गांव बनता जा रहा है। ठीक है, जवाब दे एकदम पॉइंट टू पॉइंट जवाब। हाँ बिल्कुल है। इसके बाद मैं आगे बढ़ूँ। मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ के जो पानी की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, हमारे समय में एक समय जाम लगा, उस पर स्थायी समाधान दिया। अगर उस गांव की जो जगह थी उस पर इंक्रोचमेंट थी, हमने वो इंक्रोचमेंट हटाई, उनको सेक्टर 110 में और 37 में अलग से प्लॉट दिए जो वहां बैठे थे, और उसमें पाइप के माध्यम से वो आज कर दिया। आज उसके बाद से उस तरह का पानी नहीं आया, ये हमें विरासत में मिला। दौलताबाद में 5800 एकड़ जमीन डूबी हुई है पानी में। डेयरी माजरा में जमीन ली गई थी डेयरी फार्मिंग के लिए। ये फंसते हैं और जब ये फंसते हम तो सरकार में नहीं रहे, फंसेंगे कहाँ से? सरकार में तो आप रहे हो। आपने मुझसे क्वेश्चन किया तो उत्तर ले लो। मैं उसी तो उत्तर ले लो। मैं भी उसी का क्लैरिफिकेशन कर रहा हूँ। इन्होंने खेड़की माजरा में जमीन ली थी, वो उन्होंने सेक्टर बनाने का काम किया, हमने वहाँ किया, उसको आज स्थायी समाधान उसका दे दिया है। उसके बाद मेरे मित्र ने कहा कि नाले के आसपास जो नजफगढ़ नाला है उसके पास डूब एरिया है, डूब एरिया हमने तो बनाया नहीं। पहली बार ये हुआ है कि उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, सेंटर से दिल्ली सरकार, वो हमने और दिल्ली सरकार ने इकट्ठा मिलकर बनाना है, वहां से एलजी लगातार उसको पुश कर रहे हैं। और पहली बार ये है कि इस प्रोजेक्ट पर हम नौकायान और इसकी जिनकी जमीन डूबती है, जहाँ खेती नहीं हो सकती, पानी हमारे कारण तो आ नहीं रहा कि आज आ गया हो, पहली बार इसकी प्लानिंग हो गई है, जिसके कारण ये जो डूब एरिया जिसको हम कहते हैं उसका किसान को लाभ मिलेगा। उसकी जमीन को या तो किसान सरकार खरीदेगी या उसको भाड़े पर लेगी, जिससे कि वहां के किसानों को लाभ मिले। और जहां तक बात है बुनियादी की, मेरे मित्र हैं आम आदमी पार्टी से, इसके नाते इनसे कह लेता हूं, कोई एक उदाहरण बता दे जो जिसमें हम जहां इनकी सरकारें हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पंजाब हो, इनके जो इससे हम किसी रूप में पीछे रहे। मेडिकल सुविधाएं दिल्ली की, अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई हमारे यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं गड़बड़ चल रही है, जिसके ये लगातार गुणगान करते थे, वो 2 अधिकारियों पे उन्होंने ठीक रिपोर्ट किया। जब उसकी वास्तविक रिपोर्ट आई तो छलावा ये करते हैं। हमने मेडिकल कॉलेज का मैंने बताया, फिर मेरे मित्र ने कहा कि एक हॉस्पिटल को तोड़ने में
3 साल लग गए नहीं, 9 साल, 9 साल। 9 साल बना ही नहीं अभी तक भी वो। भाई सिविल 20 लाख की आबादी पे एक हॉस्पिटल है। अब बोले सिविल हॉस्पिटल 9 साल से यहाँ चल रहा था, बाद में उसको तोड़ा, उसकी जगह हमने सेक्टर अरे भाई उनकी सरकार होगी तो वही बनाएंगे ना, तब हम थोड़ी बना देंगे। उसके लिए अब जो सेक्टर 9 में है वो हमने बनाया, वो हमने बनाया था, बोलने नहीं देंगे, वो हमने बनाया था, बोलने नहीं देंगे। तो मैं भी कह रहा हूँ जिस रोड पे चल रहा हूँ हमने बनाया, जब हमारी सरकार होगी तभी बना कर देंगे, तभी बना कर देंगे। इसके ऊपर और ये गडकरी जी के काम को गिनाते हैं बस, एक गडकरी जी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तरीका नहीं है। सिविल हॉस्पिटल का भी बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी जल्दी ही देश के इतिहास में सबसे बड़ा बेड का अगर कोई हॉस्पिटल होगा, क्योंकि वो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करनी है इसलिए इस पर मैं नहीं करूंगा, सिविल हॉस्पिटल भी जो गुरुग्राम का होगा वो देश में सबसे अधिक बेड का अनाउंस होने वाला है। और मेडिकल कॉलेज हमारी देन है, ये हमारी उपलब्धि नहीं, क्या यूनिवर्सिटी हमारी देन है? नहीं बना है, नहीं देन है, आप देन है। अभी आपने खुद ही बोला बिल्डिंग बन रही है। बन रही है ना, बना क्या है? मेरे मित्र 10 साल कम दे गया। केएमपी की आधारशिला आपने रखी, बना क्या? केएमपी की आधारशिला आपने रखी, मैं तो उसका श्रेय दे रहा हूँ ना आपको। इसका जवाब पर बना क्या? एक बात बताऊं भाई साहब, की और देखिए और एक और जिस सड़क की रंजन जी जिस सड़क की बात कर रहे हैं ना, ये NHAI के अंदर आती है, ये खट्टर इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर ये ना बोले, अब मैं बताता हूँ, मेरी एक बात के अंदर नहीं आती, ये NHAI इनका ज्ञान बढ़ाता हूँ। जब तक इनकी सरकारें रही, जब खट्टर साहब की सरकार आई, आज तक नियम ये था जितने अंडरपास बने उसमें 75% स्टेट सरकार देती थी और 25% सेंटर की सरकार देती थी। ये मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की चतुराई है। इन्होंने कहा कि 75% सेंटर दे और 25% हम दे, जिसके कारण हम अपने कम पैसे में इफ्को देख पाए, हीरो होंडा देख पाए, राजीव चौक देख पाए, एम्बेस मॉल का वो दे पाए, क्योंकि हम अपना पैसा कम से कम खर्च करके मैक्सिमम लाभ ले लेना चाहते थे। इस निर्णय को बदलने वाले जब नितिन गडकरी जी ने यहाँ मीटिंग की थी इसी रोड के आधारशिला पे, तब उन्होंने कहा था कि ये मुख्यमंत्री इतना चतुर है कि इन्होंने मेरा ही निर्णय मुझ पे बदल दिया और इसके पैसे सारा सेंटर दे रहा है और हरियाणा केवल 25%। ये तो इस मुख्यमंत्री की विशेषता है, अपना पैसा कम लगा के और सेंटर का पैसा ज्यादा लगवा के उपयोग करें। एक मिनट जल्दी, इनका 2 साल के अंदर जिस रेस्ट हाउस से हमारी बस अभी जो एक्सप्रेस चली है, ये 2 साल के अंदर ये रेस्ट हाउस बन सकता है, परंतु हॉस्पिटल 9 साल में इनका नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। ये सब्जी मंडी का भी जवाब नहीं दे रही, इनकी सब्जी मंडी और है कहाँ? 100 एकड़ की आज सब्जी मंडी वो है कहाँ, कब बढ़ेगी? 2 साल में सिर्फ सब्जी 2 मंडी बिल्डिंग बनी है। डेयरी फार्मिंग के लिए जगह कहाँ एक है? PWD शशि जी, रेस्ट हाउस शशि जी। और एक बीजेपी का दफ्तर। एक मिनट, एक सेकंड, गुरु कमल बन गया 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल है गुरु कमल। हाँ, इसका उत्तर देता हूँ। जमीन भी एक बार हो गई, उनका गुरु कमल भी बन गया तुरंत ही। एक मिनट, अब इसका उत्तर ले लीजिए। मेरा कार्यकर्ता बस स्टैंड पिछले 10 साल से खतरे के निशान पे है कि वो कभी भी गिर सकता है और बिल्डिंग जल टूटी सकता हुई, है, बिल्डिंग परंतु टूटी ये हुई। बस स्टैंड नहीं बना रहे जब तक वहाँ एक बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा, जब तक ये श्रद्धांजलि ना दें, जब तक देखिए टाइम तक इंतजार कर रहे हैं। अंतर है, हमारा कार्यकर्ता ये तो है ना कि गेस्ट हाउस बन जाए, बीजेपी का दफ्तर रातों रात हाँ, बन उसको जाए उत्तर देता हूँ। और हॉस्पिटल ना बन इसका पाए, उत्तर ये तो है मसला। तो कितनी है। अच्छी बात है, बताइए उत्तर दे लो, कितनी अच्छी बात है। अब उसका जी। उत्तर दे लो। इसलिए मैं कहता हूँ कि लुटेरी सरकारें होती थी। मेरा कार्यकर्ता अगर जवाहर यादव, अरे सुनिए भाई, सुनना नहीं, जवाहर यादव हमारे कार्यकर्ता अपना पैसा देकर अगर अपना दफ्तर बना तो इनको क्या आपत्ति है? हाँ, इसलिए नहीं, इनको आपत्ति है। आपको जनता की सेवा के लिए भेजा गया है भाई, बीच में ना बोलो तो, इससे कोई आपकी डिबेट नहीं जनता के लिए भेजा होता। गया ये है। कारण क्या है? ये लोग ऐसे रहे हैं क्योंकि इनके दिमाग में क्या है? इनके दिमाग में ध्यान है कि जब हमारे ऑफिस बनते थे तो लूट और खसोट से बनते थे। इनको लगता होगा यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी पर्ची कटवाते रंजन साहब, हैं, उसके पैसे से देता है। स्पीड और ऑफ दूसरा वर्क। और रंजन दूसरा साहब, एक और दूसरा जो हमने किया और बताए तो जो बीजेपी को सुन लीजिए, हुड्डा साहब की सरकार का निर्णय उसमें बदलवाने वाले में मैं भी था, उस समय उस प्रक्रिया में मैं भी जुड़ा था। इनके समय में सरकारी संसाधनों की लूट होती थी, जो ऑफिस होते थे वो मार्केट से 10% पे मिलते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी ऑफिस लेगी, हमने ऑफिस तब लेने शुरू किए, पहले उसके 10% से 60% पे लेके गए।
उसके बाद लिया। अगर हमने उसी रेट में लेने होते तो इनके समय के 10,000 रुपए गज लिए, 2.5 लाख रुपए गज की जमीन। 10,000 रुपए गज लिए इन्होंने, 2.5 लाख रुपए गज की आपके जमीन। समय में तो 1,000 था। आप बताइए, आपके समय में तो 1,000 मतलब, और था। हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया इन्होंने, आपने भरा अपने लिए क्या? लिए। ऐसा भरा तो बताओ। हमने मुख्यमंत्री इल्लीगल रूप से पब्लिकली मांग लिया। illegal करके रख बैठे हैं। आपको कानून नहीं पता, सराय कमान में। हम आजादी से पहले बैठे हुए हैं। तो- और सुनिए, आजादी से बैठे तो कब तक शर्तुल टिकेगा? वाजिब क्या कहती है भारत सराय सरकार की? कमान में आप illegal चकमंदी कब्जा से, करके ऑफिस खोला हुआ भाई है। साहब कमान सराय में सराय आजादी से कमान पहले में- बैठे हुए हैं, तो इसका अरे मतलब इससे क्या आजादी होता से पहले जो बैठे इलीगल है वो, हाँ, illegal है जो वो। आजादी से पहले बैठे। अरे तो कानून बता, फिर कोर्ट चकमंदी में क्यों गए? फिर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में का, क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्यों गए? जो चकमंदी से पहले जहाँ बैठा है वो मालिक है वहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये 1962 से पहले के हमें पार्किंग वहाँ बननी है, मल्टी लेवल पार्किंग बननी है। केवल हमारा दफ्तर है इसलिए तोड़ा गया उसको, इसके कारण ये हमारा कब्जा ऑफिस करके है ना, बैठे। इसलिए तोड़ा गया सरकारी उसको। जमीन पर वहाँ अगर- कागजों में नाम देखो, उस पे कौन से विभाग का लिखा है। वो हमारा कब्जा आजादी से भी पहले का है। मतलब देश को आजाद कराने वालों से पूछ रहे हैं जमीन किसकी है वो। हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमने देश को आजाद हमने कराया, तो कुछ नहीं हमने किया। वहाँ से मूवमेंट लड़ी अरे तुमने और आजादी हमें किया। हमसे मलकियत पूछ रहे हैं। आपने आजाद करा हमसे दिया। मतलब कांग्रेस पार्टी का योगदान को भूल रहे हैं। मतलब अरे इन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, ये आज देश को आजाद करने वाले बताएंगे अपने आपको। AOU ने कांग्रेस की स्थापना इसलिए की थी कि अंग्रेजों को सहयोग कैसे दे, कैसे सहयोग। जवाब नहीं देंगे ये नेहरू जी पे ले आएंगे बात को। अरे आपने जब कहा कोई बात होगी ना, आजादी की बात किसने की? गुड़गांव का विकास नेहरू जी ने नहीं आजादी होने की बात दिया। किसने की पहले? गुड़गांव का विकास अरे पंडित भाई, नेहरू ने आजादी रोका हुआ पे कौन लेके है, गए? ये पंडित नेहरू को ले आएंगे आप आजादी बीच पे में, लेकर हर बात में। आजादी पे लेके कौन गए? अभी आजादी पे लेके कौन गए? अभी जवाहर जी ने कहा कि हम अपने पैसे से अपनी प्रॉपर्टी बना रहे, बनाए आप, लेकिन जनता के पैसे से जनता का हॉस्पिटल तो बना के बनाने दे मेडिकल कॉलेज बन रहा है। कब बन रहा है? तो ये भी बन रहा है। अरे हॉस्पिटल, मैं कॉलेज की बात नहीं कर रहा। अभी 10 साल और चाहिए, 10 साल और चाहिए। अच्छा, आपने कौन सा हॉस्पिटल बता दिया हरियाणा में? लो हमने 10 सेक्टर बनाया, हमने 10 सेक्टर बनाया, हमने 10 सेक्टर में बनाया, हमने बनाया 10 सेक्टर में सिविल हॉस्पिटल हमने बनाया। और किसने बनाया? हमने सोना में बनाया, हमने सोना में बनाया, हमने सोना में बनाया। क्या बात कर रहे हो? में बना दिया। अरे हमने फरूख नगर में बना दिया। अरे हमने 10 सेक्टर में इतना बड़ा, आज उसी नगर में जाके देखो, आज उसी हॉस्पिटल से काम चल रहा है। गुड़गांव का आज हमारे वाले हॉस्पिटल से काम चल रहा है। हमने बना के दिया, गुड़गांव का हिस्सा है। ठीक है। फरूख नगर आ जाओ। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन, अरे बनते तो थे, आप तो बना ही नहीं रहे, आप तो बना ही नहीं रहे। एक क्वेश्चन और ले लें। जल्दी फरूख नगर में हॉस्पिटल बना है। सागर जी, चल के आप देखो, बीच में नहीं बोल फरूख नगर सकते। हॉस्पिटल। एक क्वेश्चन और ले लें। जल्दी जल्दी जल्दी। एक मिनट आपके रिप्रेजेंटेटिव अरे आप लोग डिबेट करो। मैंने आपके रिप्रेजेंटेटिव बोलेंगे, सुनिए। और ये सिर्फ इस बस के यात्री नहीं, पूरा हरियाणा सुन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे जो 5 क्वेश्चन मैंने जल्दी से, फिर इसके बाद मुझे अगले सवाल पे जाना है। मैं ये कह रहा हूँ, जो पीले कार्ड, जो राशन कार्ड, ये डोर फैसिलिटीज कहाँ दे रहे हैं बीजेपी वाले? ये अपने ऑफिसों में दे रहे हैं। जो संविधान नगर निगम के डोर टू डोर उसमें होनी चाहिए, इन्होंने उसको कह दिया कि हम करा रहे हैं अपने उससे, और इसका ये प्रचार कर रहे हैं। राशन कार्ड बनाने का ये प्रचार इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको अपने ऑफिस में दे रहे हैं। जो सुविधा इनको अपने आप ही देनी चाहिए थी सरकार को, ये नहीं दे रहे उसको। बहुत संक्षेप में आगे मैं चलूंगा। सर सुनिए, देखिए, जब आप कुतर्क करते हैं तो ऐसे ही आते हैं। जब हमारी सरकार आई उस समय 8,65,000 BPL कार्ड थे। आज अगर वो बढ़ाने के लिए फिर बीच में 26 लाख हुए, आज ये 42 लाख हुए। सवाल उनका वो नहीं है। नहीं वही सवाल ये है कि जो कार्ड दफ्तर में बनना मैं चाहिए बताऊं। वो जवाहर यादव जी के घर दफ्तर पे में मिल बन रहा रहा है। सुनिए, हाँ। इनका इसलिए मैं कहूँ, जब कुतर्क देते हैं, CSC सेंटर अगर मैं ले लूंगा तो बनेगा ना। CSC सेंटर जितने हैं उस पर जाकर परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए तक, वो अप्लाई करता है। 42 लाख हरियाणा में कार्ड बने हैं, 70 लाख परिवार है, उसमें से 72 लाख परिवार, उसमें से 42 लाख परिवारों को अगर BPL की सुविधा मिली है तो जवाहर यादव के ऑफिस में आके नहीं मिली है। परंतु अगर इनको ये भी लगता है कि इस मामले में हम बेहतर रहे हैं तो उसका ये आलोचना करते हैं लोग हमसे खुश है। 42 लाख परिवारों की यह संख्या बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया बताता हूँ। इनके समय में सेंटर की योजना है 1,20,000 रुपए तक जिनकी आय है उनको पीला कार्ड बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा मैं इसको 1,80 करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा मैं इसको 1,80 करता वो हूँ। सब तो ठीक और है। जिसके कारण ये संख्या बढ़ी, लोगों को लाभ देने के लिए
और हजारों संख्या में CSC सेंटर है जहां से कोई भी जाके सुविधा का लाभ ले लेते हैं। अगर मैं ये काम करना चाहता हूं कि लोगों के घर में जाके कैंप लगा रहा हूं, उनकी सोसाइटियों में कैंप लगा रहा हूं, तो इनको पीड़ा होना होती है, क्योंकि ये 42 लाख परिवार इन्होंने दिल्ली में जो सपने बेचे थे ना मेडिकल सुविधा का, खुद केजरीवाल ने वो नहीं बता रहे, दफ्तर की नहीं बता रहे, वो जवाब नहीं दे रहे। अरे CSC सेंटर है, वो CSC सेंटर है, वो दफ्तर वो CSC सेंटर है। ठीक है, उसका हम प्रमाण दे देता हूँ। अगले उसका परिवार बढ़ा दिया। ठीक है, मुझे भी मौका दे। ऑनलाइन हो रहा है सारा, हार बढ़ाई है, 1 20 से 81 की है। ऑनलाइन चल रहा था। ठीक है, अभी मेरे सहयोगी बता रहे थे कि एक वो फैक्ट्री बन रही है रोज का के अंदर, IMT हमने बनाया, हमने पूछा 10 काम बताओ, कोई IMT नया नहीं बना। IMT के जिक्र वो हमारे टाइम में डेवलप हुआ। सुविधाएं नहीं, बताइए, बनाने से क्या होगा? सुविधाओं पे आ गए, बनाना है नहीं, बनाना है नहीं। आपके समय में कौन सी फैक्ट्री कैसे लग गई? अरे आपके समय में हमारे टाइम में ही फैक्ट्री आई, इनके अरे टाइम में बताओ तो सही, कौन अरे सी पहले आई? सोनिक हमारे टाइम में अरे आई, कौन सी सोनी आई? हमारे टाइम में आई। अरे ये बताइए, और मारुति ने दूसरा प्लांट लगाया, होंडा हमारे टाइम में आई। कौन सी समय में दूसरा प्लांट लगाया मानेसर के अंदर? मानेसर के अंदर हमारे टाइम में लगा। IMT मानेसर बनाए 4 IMT। हाँ, सोना भी हमने डेवलप किया, सोना भी हमने 4000 एकड़ जमीन हमने एक्वायर करके दी। इन्होंने 1 इंच भी एक्वायर किया, बताओ। इसके तो आप मास्टर हो, गरीबी की जमीन छीनने में, किसानों की जमीन छीनने की तो आप मास्टर हो। आप छीनने पे आ गए, डेवलपमेंट करनी नहीं तो आप डेवलपमेंट क्यों? आप महंगी लो ना। हमने महंगा कानून बनाया सर, हमने महंगा कानून बनाया, इन्होंने विड्रॉ की बावल में, इन्होंने बावल में विड्रॉ की इन्होंने जमीन वापस की। ठीक है, और किसान आज वहाँ विकास करना ही नहीं है। अगले सवाल पे आ रहे हैं। 2024 में 2 चुनाव होने, दिल्ली भी और चंडीगढ़ भी। मैं लास्ट में आऊंगा जवाहर जी के पास, या शुरू ही यहाँ से कर लो ताकि आप लोग सब बता पाए। जो चंडीगढ़ की सरकार है, जो मनोहर लाल जी या बीजेपी और एक आजकल इंजन भी है JJP नाम का चाबी वाला, तो ये सरकार कहती है ना खर्ची ना पर्ची वाली सरकार, पूरी ईमानदार सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार। और हुड्डा जी के समय में या पहले जो चौटाला जी की सरकार थी, है ना, उसमें मैं जरूर ये जोड़ देता हूँ कि जवाहर जी की पार्टी एम्बेसडर कार का एक दरवाजा भी खोलती थी, ये याद रखिएगा। तो उसमें जो है सब लूट खसोट, है ना, सोनू मोनू एंड कंपनी, ये सब लोग कहते रहते हैं। तो वो 10 साल ज्यादा बेहतर था या इस 10 साल में ये कहते हैं कि हम ट्रांसफर में बड़ा पारदर्शिता ला दिए, तमाम तरह की चीजें ला दी हैं, और आपकी सरकार में सब खुला खेल। और तभी तो HPSC बोर्ड में 1 करोड़ रुपया मिला। ये बार-बार तभी तो HPSC बोर्ड के दफ्तर में 1 करोड़ मिला। CLU वादी हुआ, SS बोर्ड का चेयरमैन सस्पेंड हुआ इनके टाइम में, और HPSC बोर्ड में 1 करोड़ रुपया कैश मिला। वो कैसे मिला? वो जब तो बिना पर्ची खर्ची नहीं, ये तो नकदी वाली सरकार है। नकदी चाहिए इनको, पर्ची खर्ची चलती ही नहीं है, नकदी चाहिए। जब नकदी मिल रही है तो पर्ची खर्ची क्या जरूरत है? पोर्टल से क्या दिक्कत है? अच्छा चलिए आपसे शुरू कर लेते हैं कि आपकी सरकार की 5 चीजें बता दीजिए इस टेन्योर की। देखिए, जहाँ तक अभी हम नौकरी पे बात करते थे, युवाओं का जुड़ा हुआ विषय है। मैं उस डिबेट की बात कर रहा हूँ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी विधानसभा में बैठे थे और अभय चौटाला जी विधानसभा में बैठे थे। मैं OSD के नाते एक सुविधा होती है कि ऑफिसर गैलरी में मैं बैठ सकता। मैंने अपने सामने की सुनी हुई डिबेट बता देता हूँ। हुड्डा साहब जो बार बार कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, हमारे समय में थी, इन्होंने 86,000 नौकरियां लगी थी 10 साल। हम अभी तक लगभग 1,30,000 दे चुके और इस संख्या को लगभग 1,60 तक लेकर जाएंगे। ईमानदारी की बात जो होती है, अरे वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, जिसको नहीं पता ना आज ये अखबार में छपा है 10,000 नौकरियों का। अरे एक मिनट सुनो भाई, मैं बोला तो मैं बोला, अभी सुना नहीं जाएंगे, सुना अपने साथ सब नोट करते चलिए। मैं देखा 5 काम गिनाइए, बहुत जल्दी, मेरे पास 10 मिनट का समय रह गया। एक नौकरी हमारी, ये बता दें, आज तक रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, जब आपसे टीवी डिबेट पे बात कर रहा हूँ, एक कोई ऐसी नौकरी बता दे जिसको माननीय न्यायालय ने रद्द किया हो। हमारी 3 तो सारी भर्तियां रद्द हुई हैं। क्या बात, बताना क्या होता है वो मैं बताता हूँ, जिसको रद्द करना कहते हैं वो बताता हूँ। मैं हुड्डा साहब की पढ़ता हूँ। PTI की भर्ती, आर्ट एंड क्राफ्ट की भर्ती, हिंदी प्राध्यापक की भर्ती, कलर की भर्ती, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की, JE की, सहायक लाइनमैन की, ऑपरेटर बिजली विभाग, कैनाल पटवारी, लोअर डिवीजन क्लर्क, ये सब भर्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहा हूँ, मैं उच्च न्यायालय की बात नहीं कर रहा। वहां से भर्तियां रद्द होके आ चुकी भ्रष्टाचार के चलते, और वो लोग आके हमें कहते हैं कि जी हमें किसी तरह बचा लो, हमें कहीं टेम्परेरी लगा दो। हमारी एक भर्ती, जैसे मैंने कहा ना, केवल ये कहने से नहीं होगा, बहुत होगी।
एक भर्ती कोई हमारी दिखा दे। और जो मैंने कहा इनकी 86,000 से ऊपर, हुड्डा साहब की, मैं फिर हुड्डा साहब को उपस्थित कर रहा हूँ, हुड्डा साहब की उपस्थिति में दिया गया उत्तर है, मैं विधानसभा में उस समय का साक्षी हूँ। जहां तक अब आपने कहा दूसरा काम, आप कहते हैं कि जो ट्रांसफर होते थे टीचर के या अन्य ट्रांसफर, ये आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया के चलते पहले सारे टीचर सचिवालय के या नेताओं के घर में काटते थे, आज वो हमने बंद करा दिया। ठीक है। 3 पढ़ी लिखी पंचायतें, देश के इतिहास में पहली बार पढ़ी लिखी पंचायतें देने का काम किसी को जाता है और ये लोग कोर्ट तक जाकर गए, वो हमारा काम है। 4 सरपंचों को पारदर्शी व्यवस्था में सरपंच आए और लोगों गांव का विकास कर सके, इसलिए ऑनलाइन टेंडरिंग की व्यवस्था सरपंचों के सहयोग से करते हुए करने का काम को मुख्यमंत्री मनो। एक जो कलंक था हरियाणा पे, मैं केवल राजनीति का मतलब केवल ये नहीं था, एक जो कलंक था कि गर्म में बेटियों की हत्या होती थी, उसके लिए जब मोदी जी आए थे, इनके समय में जो आंकड़ा था वो 1000 लड़कों पे 870 लड़कियां पैदा होती थी। हमारे में ये 920 से लेकर 933 के बीच साल का आता है। हमने लड़कियों को गर्भ में मरने से बचाया है, ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। महिला कॉलेज की बात करता हूँ, हमने ये कहा कि कोई पॉलिटिकल वो नहीं चाहिए, चाहे वहाँ अभय चौटाला जी विधायक हो, चाहे हुड्डा साहब विधायक हो, लड़की पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस भी दिशा में जाएगी उसको 20 किलोमीटर के अंदर महिला महाविद्यालय मिलेगा। ये हमने करके दिखाया है। इसके कारण आजादी से लेकर और जब हमारी सरकार आई एकदम महिला प्रवचन थोड़ी सुनने आए डबल हो गई है। ये नाम बता रहे हैं, प्रवचन नहीं है, आप इस पे जवाब देंगे ना जल्दी से। और मैं दूसरा इतना करें, कोई किसी का प्रवचन सुनने नहीं आया। मैं एक और कहता हूँ, महिला विद्यालय महाविद्यालयों की संख्या अगर मेरे मित्रों को चाहिए, सबके नंबर मैक्सिमम मेरे पास है, इनको मैं इस डिबेट के बाद वो सूची आप पोर्टल को लेकर बहुत उत्साहित है। किसानों पे आता हूँ, इनको लगेगा जल्दी। हाँ, पहला प्रदेश आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, हम सूरजमुखी खरीद रहे थे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब खरीद रहा था 3800 से 4200 रुपए। मैं वहाँ की पर्चियां भी दिखा देता हूँ और अपनी भी दिखा देता हूँ। एकमात्र प्रदेश ऐसा है पूरे देश में, एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो पूरे देश में जो 14 फसलों को एमएसपी पर खरीदता है। बाजरा दक्षिण हरियाणा में पैदा होता है, हुड्डा साहब ने खरीदा हो तो कभी एमएसपी पर बताया? कांग्रेस सबसे पहले मैं इनकी भर्ती जो ये बात कर रहे हैं ना कि भर्ती करी, मैं इनके भर्ती घोटाले बताता हूँ जी। आप इनके भर्ती घोटाले सुनने शुरू करिए। पेपर जो इनके लीक हुए हैं, HCS का 2023 में हुआ, CET का 2023 में हुआ, SI भर्ती का 2022 में हुआ, फिर डेंटल सर्जन का 2021 में हुआ, पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 2021 में हुआ, ग्राम सचिव का 12 जनवरी 2021 में हुआ, क्लर्क भर्ती का दिसंबर 2016 में हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर का दिसंबर 2016 में हुआ। ये लीकेज है सारी। एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का 2017 में लीक हुआ, एग्रीकल्चर इसके कंडक्टर भर्ती का 2000 सितंबर 17 में हुआ, ITI इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक हुआ, नायब तहसीलदार भर्ती का पेपर लीक हुआ और STET पेपर लीक नवंबर 2015 में हुआ। केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल प्राइमरी टीचर पेपर लीक हुआ अक्टूबर 2015 में। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज पेपर भर्ती घोटाला। अब सुनिए, और एक नया तरीका इन्होंने खोजा है, पुराना पेपर लेते हैं उसको कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। पुराना पेपर लीक भी नहीं होता और कॉपी पेस्ट हो जाता है। वो भी मैं बता देता हूँ किस में आया है, कितने लोग पकड़े गए हैं। देखिए मैं आप इनके लोग बता देता हूँ जो भर्ती में पकड़े गए हैं। आप HCS को जो भर्ती हुई थी उसके अंदर ये 100 में से 41 सवाल जो है 6 अगस्त के पेपर में आए, 7 अगस्त के पेपर में रिपीट हो गए अगले दिन ही। मतलब 41 सवाल जो एक दिन पहले आए हैं, ये लीकेज का तरीका। अगर मैं अपने मित्र को लीगल नोटिस दूंगा जिसपे इन्होंने ये कहा है कि इतने पेपर हमारी सरकार में लिखते हुए, निश्चित रूप में मेरे मित्र हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसके बाद भी मिलते हैं, घर की बातचीत भी करते हैं। मैं इनको लीगल नोटिस दूंगा, कोर्ट का ऑन एयर बोल रहा हूँ, ये कोर्ट में प्रूव कर दे, क्योंकि यहाँ तो डिबेट होगी, शोर मचेगा, कोई फायदा नहीं है। मैं पूरे जनता को कह रहा हूँ, हरियाणा को और देश को, मैं इनको लीगल नोटिस दूंगा, ये उसमें प्रूव कर दे कोर्ट में कि हमारी भर्ती के समय में ये सारे पेपर लीक हुए। आज तक एक मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने इनके बताए तो कोर्ट के नाम भर्ती करके बताया। मैं आज रिकॉर्ड पे फिर कह रहा हूँ, हरियाणा की जनता देख रही है, पूरा हरियाणा को छूट है। एक पेपर आज तक माननीय न्यायालय ने भ्रष्टाचार के कारण हमारा रद्द किया हो, आज तक। हमने भ्रष्टाचार की बात नहीं करी है, हमने पेपर लीकेज की बात करी है। पेपर लीकेज की बात हुई है, अब उसको भ्रष्टाचार पे ला रहे हैं, अब उसको भ्रष्टाचार पे ला रहे हैं। ये पेपर लीक हुए हैं,
मैं इनको लीगल नोटिस दूंगा। हाँ, बिल्कुल इसको दीजिए, पेपर बिल्कुल रिपोर्ट दीजिए करके ना। सिद्ध कर दे और मैं लिख तो हुए हैं ना जो आज अरे सर सुनिए सर ना उसको फिर कैंसिल किया सर रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना यार। हाँ, बिल्कुल देंगे ना। मैं कहता हूँ कि ये डिबेट होनी चाहिए ना। अगर हमारे समय में लीक हुए तो हमारा चेहरा भी होना चाहिए। तो मैं तो इनको अवसर दे रहा हूँ, लीगल नोटिस बिल्कुल, दूंगा बिल्कुल, और ये बिल्कुल। प्रूव करेंगे। इनको आने वाले 4-5 दिन में मेरा लीगल नोटिस मिल जाएगा, उसमें मेरे मित्र प्रूव करते हैं। क्योंकि ये तो भतीजा लगता है, इससे मैं करना ही नहीं चाहता, उससे एक अलग प्यार है। ये भाई है, भाई से थोड़ा लड़ने में मजा आता जी, है। जी। मेरे लीगल नोटिस का जवाब दे देंगे, मैं उसका उत्तर वहां ले लूंगा। बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे जी पूरा। मतलब हो गया ना? हाँ, हाँ, नोटिस क्यों नहीं हो देंगे? गया, हो गया। ठीक है। अभी जवाहर जी ने सरपंचों के बहुत मान सम्मान की बात करी कि किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ने सरपंचों को बहुत मान सम्मान दिया। पंचकुला में हमने देखा था जिस हिसाब से सरपंचों पे लाठियां बरसाई गई थी, कितना मान सम्मान उनका हुआ। उसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय ने गांव-गांव जा करके अपने प्रोग्राम रखे थे कि मैं जा करके लोगों की, जनता की सुनवाई करूंगा, उनकी समस्याओं की। हमारे बनी गांव का इंसिडेंट है, महिला सरपंच है वहाँ की, उन्होंने जब अपनी बात रखनी चाहिए तो सीएम साहब ने उनको वहाँ से उतारने का काम किया। एक मिनट सुन लीजिए। मैं बोल ही नहीं रहा, हाँ, मैं आपको बोल नहीं रहा, मैं जी। बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं और करूंगा। उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट और भी रखी थी कि हमारे इस इलाके में महिला विश्वविद्यालय नहीं है या लड़कियों के पढ़ने की सुविधा नहीं है। ना तो उसके ऊपर सीएम साहब ने कोई उस समय जवाब दिया और वो वहाँ से उस सरपंच को अरेस्ट करवा के निकल गए। और सिर्फ वहाँ का वाक्य नहीं, उन दिनों के अंदर हरियाणा के अंदर तकरीबन हर जिले के अंदर सरपंचों के साथ या आम आदमी के साथ इस प्रकार के वाक्य हुए थे। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो जैसे हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, एक आदमी था, उसने कोई अपना सवाल किया तो उसे बोल दिया कि तू तो आम आदमी पार्टी का वर्कर है और तू तो ज़बरदस्ती यहाँ बोलने आया है। इस प्रकार के कई वाक्य हुए थे। एक मुख्यमंत्री का ये कार्य नहीं बनता कि वो जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। आप शांतिपूर्वक तरीके से बात सुने और उस बात को जवाब दें। क्योंकि मेरा समय खत्म है और मुझे तीसरा राउंड है, वो बहुत जल्दी जाना है। आप सवाल कर लीजिए। आप जो कह रहे थे इस सूरजमुखी पे वो बोल रहे थे। मैं इनके क्वेश्चन का मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, 25 लाख युवा। इन्होंने नंबर 1 हरियाणा को बेरोजगारी में बनाने का काम किया। इनकी अचीवमेंट है पिछले 9.5 साल के अंदर 30 बार भर्ती इनके समय में, 30 बार, मैं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 30 बार एक और ऑन भर्ती सुनिए इनसे चिड़ नहीं है। मैं बता दूंगा सारी चीजें बता दूंगा। 30 बार इनकी भर्तियां रद्द की गई। अच्छा, ये आप इनको नहीं गिनते, उनको नहीं गिनते तो इनसे कुछ खतरा हो गया है क्या? और हम और ये भी बता दूं, हम सर्वे में नहीं आते, हम डायरेक्ट आते हैं। अच्छा, ये सर्वे में नहीं आते, सर्वे में नहीं आते, हम डायरेक्ट आते हैं। बेरोजगारी आए दिन इस हरियाणा के अंदर आए दिन मैं बता रहा हूँ 3754 युवाओं ने सुसाइड किया है बेरोजगारी के कारण इस हरियाणा के अंदर। और ये आंकड़ा 2023 और 22-21 के मुकाबले 2.5% की उसमें बढ़ोतरी हुई है इनके राज्य में। और 750 किसान आत्महत्या करके 750 किसान आत्महत्या करके और बाद में इन्हें झुकना पड़ा इनको। मैं कह रहा हूँ ठीक है। जिसको युवा महिला किसान, जिसको ये एक जाति मानते हैं किसान को, इनको आना पड़ा, वापस झुकना पड़ा। मैं उत्तर दे दूं। और मैं कह रहा हूँ पुलिस फोर्स, जिस राज्य के अंदर पुलिस, जिस राज्य के अंदर एक भी स्पोर्ट्स की भर्ती इन्होंने निकाली हो तो बताएं मुझे। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और स्टेडियम के ऊपर फीस और लगा दी एक बच्चों के खेलने के लिए। जिस राज्य के अंदर पंजाब, देखिए एक मिनट रंजन जी, जिस राज्य के अंदर खेल होगा और वहां के बच्चे खेलते होंगे, वैसे तो हरियाणा नंबर 1 है। पिछली जो कांग्रेस और उसमें चौटाला राज के अंदर जो भर्तियां की गई थी ना, आज उन डीएसपीओ की प्रमोशन भी नहीं है। वो प्रमोशन उसमें उनको दे रहे हैं, ये प्रमोशन नहीं दे रहे उनको। भर्तियां स्पोर्ट्स की हैं। एक सूरजमुखी पे सवाल किया था उन्होंने रेट को लेकर। ये मक्का पे बता दे, ये मक्का पे बता दे, गन्ने पे बता दे, गन्ने पे बता दे, मक्के पे बता दे। मक्के का सूरजमुखी को लेकर क्या करें हम? खाली सूरजमुखी से जिंदा रहेंगे क्या? अच्छा, आंगनवाड़ी पे बता दे। हमारी पूरे देश में सबसे अधिक
सबसे अधिक क्यों सड़कों पे आई आंगनबाड़ी? पैसे देते हैं। एक आंगनबाड़ी और आशा वर्कर कल रख क्यों बैठे हैं? पटवारी क्यों बैठे हैं? और सबसे ज्यादा आंदोलन हम चल रहे हैं ना इस मानेसर, सबसे ज्यादा आंदोलन इस मानेसर के अंदर 3 जगह धरना वहाँ पे चल रहा है। सारा देश आंदोलन पे, सबसे ज्यादा आंदोलन इस पटवारी आंदोलन पे। बहुत संक्षेप में, मुझे अगला टाइम भी नहीं हो गया। देखिए सूरजमुखी गन्ना और मक्का सारा बताओ। सिर्फ अपना वाला गुड़ और बाकी वाला नमक नहीं। सूरजमुखी 3800 में और हम 6000 में। अब सुनो, हम 6000 में किसान से खरीदते हैं तो हम किसान विरोधी हो गए। और एक मिनट, गेहूं का एमएसपी कहाँ गया? मतलब बाजरे का एमएसपी कहाँ गया? हम कहते हैं बाजरे पर एमएसपी दे रहे, बताइए किसान क्यों बैठे हड़ताल पे? फिर किसान क्यों आ रहे पैदल? सारे किसान क्यों? अब ये देखिए तरीका नहीं है। पहले मुझे सुन लीजिए, पहले मुझे सुन लीजिए। आपने जो क्वेश्चन किए थे 3800 रुपए में इनके समय किसान तीनों का रेट बता दीजिए ना। हाँ, सूरजमुखी भी, गन्ना भी, मक्का भी। ऐसा है गन्ने में हम इनसे 10 रुपए आगे थे, अब ये 10 रुपए आगे हैं लास्ट में, ठीक है, 10 रुपए के। मैं बात कर रहा हूँ 3800 की और 6000 रुपए की। यहाँ 10 रुपए का अंतर है। मैं बात कर रहा हूँ 3800 सूरजमुखी पे और दूसरा एमएसपी पे बता दे। अरे मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ, सुनिए ना। एमएसपी मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं। बताए तो सही पंजाब कितने पे खरीदता है हमने? और जहाँ कहता है नौकरी की बात है, मैं ये कहता हूँ हमने 1,30,000 सरकारी रोजगार दे दिया। यह बताए इन्होंने कितना पंजाब में दे दिया। अब आप आ रहे थे, इन्होंने एक क्वेश्चन था जिसका मैं उत्तर देना चाहता था, उसे इन्होंने बदलवा दिया। जहाँ तक किसान का माना, इन्होंने कहा किसान कितना। भाई मैंने मान लिया एक किसान आंदोलन, इनसे पूछता हूँ, एक को इसलिए मारा गया, एक दलित के हाथ पैर काटकर उसको जिंदा लटका दिया गया। उस किसान आंदोलन में पंजाब का व्यक्ति था, मुख्यमंत्री के एक शब्द उस संवेदना के लिए निकला हो क्योंकि वो दलित था, उसको पैर के उनकी इन्होंने ढंग से जो संस्कार नहीं होने दिया। एक लड़की आई बंगाल से कि जिसके पिताजी कम्युनिस्ट थे, उसने कहा मैं इनको अपना समर्थन देने जाती हूँ। उनके साथ किसान आंदोलन में आने वाले लोगों ने बलात्कार किया, वो लड़की मर गई, इनका एक आंसू नहीं निकला। दीपेंद्र हुड्डा उसके घर नहीं गया। एक ब्राह्मण को इसलिए जिंदा जला दिया किसान आंदोलन में, उसने किसी विषय का उसका विरोध किया। इनके कोई आशुटम ये विषय को भटका रहे हैं। 750 किसानों का हिसाब 3 बहुतों पे घुमा रहे हैं। 750 किसान क्यों मरेंगे नहीं बता रहे। लड़की के साथ क्या एमएसपी दे दिया? क्या एमएसपी दे दिया? पंजाब में बोलो ठीक है। एक ब्राह्मण को केवल इसलिए मार दिया गया कि तू किसान आंदोलन का समर्थन। जनाब ब्राह्मणों की जमीनें छीनी जा रही हैं, ब्राह्मणों की जमीनें छीनी जा रही हैं। मतलब क्या बात है? आ रहा हूँ। 30 सेकंड का समय है सर। किसानों के लिए कीले किसने कटवाई? अरे सर ये करते रहेंगे ना तो लुल्लू पहुंच जाएंगे। जाना है अब दोबारा आ रहे हैं, तैयार रहिएगा। 1 मिनट मैं 30 सेकंड में जवाब देना है सर। अपने में जवाब दीजिएगा, कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये वाला राउंड मेरा एकदम पर्सनल वाला राउंड है और बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड है। कांग्रेस डिवाइडेड, हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, अच्छा अब तो शैलजा, रणदीप और किरण, ये एक कैंप है ना। इतना डिवाइडेड, आपकी लोकसभा चुनाव के लिए आवेदन मांगा गया, घुटन महसूस होने लगी कैप्टन अजय यादव को, शैलजा जी ने, किरण जी ने, रणदीप जी ने, है ना। इनमें से किसी ने, दीपेंद्र जी ने, आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कैप्टन अजय यादव ने, किसी ने आवेदन नहीं दिया, है ना। चर्चा आपके नाम की होने लगी गुड़गांव में कि जितेंद्र भारद्वाज जिंदाबाद होगा इस बार कांग्रेस की तरफ से। इस तरीके का डिवाइडेड कांग्रेस आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो चंडीगढ़ और दिल्ली पहुंचे? देखिए यहाँ पे मैं एक बात आपकी स्पष्ट करना चाहूंगा, कोई कहीं पर भी हो, सब कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। क्या किसी ने राहुल जी या खड़गे जी के खिलाफ प्रचार किया? किसकी रैली में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? आप किरण जी वाले में गए? जहाँ जो जिसको बुला रहा है और जिसका तो नहीं बुला रहा है ना सर। नहीं, वो प्रभारी है अलग अलग राज्यों के। जब उनके पास समय होता है वो आगे करते हैं काम, जब हमारे पास समय है हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कि आप ये बोलिएगा, मैं आपके सामने बैठ करके नहीं सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, मैं भी कर दूंगा और जो पब्लिक आपको वोट देती है वो भी कर देगी। हर पार्टी में विरोधाभास होते हैं भाई साहब, हर पार्टी में विरोधाभास होते हैं, लेकिन सबका मत एक ही है, कांग्रेस पार्टी वाले में भी होता है। इनके यहाँ तो बोलने की हिम्मत ही नहीं है। पूरे घर का बल बदल दिया भाई साहब। डिक्टेटरशिप इनके यहाँ तो बोल ही नहीं सकता, बोलते ही तो फिर सब कुछ आपको पता ही है ना। मतलब मैं ये हमारे यहाँ लोकतंत्र है, कोई सोनिया जी को भी अगर सवाल पूछेगा तो कोई नहीं जवाब देगा। डिवाइडेड हाउस, आप कैसे दिल्ली और चंडीगढ़ पहुंचेंगे?
नहीं, डिवाइडेड नहीं है हम, मत हमारा एक ही है, कांग्रेस पार्टी। वो मनभेद हो सकता है, मतभेद नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ बोलने की स्वतंत्रता की आजादी है, हर नागरिक को भी थी और अब पार्टी के कार्यकर्ता को भी है। मैं हो सकता है कि थोड़ा सा एवरेज इंटेलिजेंस या कम समझदार हूँ, हिंदुस्तान में पब्लिक बहुत समझदार है सर। मैं तो वैसे छोटा मोटा थोड़ा हल्का फुल्का समझना पड़ता, वो समझती है। जी जी, तो इसलिए मैंने ये गंभीरता से पूछा। मैंने कहा ना जी, वो केवल हमारे आपस के मनभेद आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है, लेकिन मतभेद सबका किसी का नहीं है, सब कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी में इतना जबरदस्त है कि इनके वाले मनभेद में और आपके वाले मनभेद में ये है कि आपका वाला खुली सड़क पे आता है, इनका वाला बंद कमरे में सलटा देते हैं और फिर पूरे घर का बल्ब बदल देते हैं। जी जी, ये आपकी गठबंधन की सरकार है। जरा जेजेपी ध्यान से सुनिएगा, कल झज्जर में बहुत अच्छे से समझाया था ओपी धनखड़ जी को, ओपी धनखड़ जी ने समझाया था। ये आपके पन्ना प्रमुख से ऊपर वाले प्रमुख तक है ना, क्या कहते हैं आप लोग, 10 की 10 सीट पर क्या खिलेगा? कमल खिलेगा। कमल खिलेगा 10 की 10 पे, और अगले विधानसभा चुनाव में भी कमल ही खिलेगा। हा? तो ये बगल वाले चाबी में झुनझुना बांध करके ऐसे ऐसे लहराएंगे, क्या करेंगे? इसका उत्तर दे दो। अच्छा, इसीलिए पूछा ही, उत्तर के लिए पूछा है। हमारा और इनका जो चुनाव गठबंधन है वो परिणाम आने के बाद हुआ, सरकार चलाने के लिए, सरकार चलाने के लिए हुआ। तो इसलिए हम गठबंधन में चुनाव लड़े ही नहीं। इसलिए अगर इस पर जब तक कोई फैसला नहीं होता, अगर कोई केंद्रीय हाईकमान का या प्रदेश हाईकमान इस पर जब तक कोई निर्णय ऑफिशियली नहीं करती, तो हमारा तो यही मत है कि हम 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, उसके लिए अपना काम कर रहे हैं। मान लीजिए हो गया तो और बेहतर हो जाएगा, नहीं हुआ तो हम तो 10 की 10 लोकसभा जीतेंगे, उसके लिए काम करेंगे ना। उसमें फिर होगा ये लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, आपके पूर्व अध्यक्ष कल के एपिसोड में झज्जर में इसी बस में बैठे, झज्जर में बोर्डिंग उनकी हुई और उसी सीट पे बैठे थे जिस पे आप बैठे हुए हैं। ये बीजेपी वाली, ये कांग्रेस अब निर्धारित सीट है। और माननीय धनखड़ साहब, जिनको आप लोगों ने दिल्ली भेजा है राष्ट्रीय सचिव बना के प्रमोशन दे करके, उन्होंने ये कहा कि सरकार चलाने के लिए हमारा गठबंधन है, लेकिन 10 की 10 सीटों पे कमल खिलेगा। इसके बाद विधानसभा चुनाव है, वहां भी कमल खिलेगा। हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और भयंकर मेजॉरिटी के साथ आएंगे। गठबंधन हमारा जारी है और उस वक्त भी गठबंधन हमारा जारी रहेगा। इसमें विरोधाभास कहाँ है? ना इनको दिक्कत है सबसे, ना मुझे दिक्कत है। आज दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, दोनों अपनी तैयारी कर रही है। अगर हम गठबंधन में गए तो अलग विषय। आज हमारा ये है कि 10 के 10 कमल खिलेंगे, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। जवाहर जी, आप तो इतने, आप तो सरकार है, आप तो सामने बैठते हैं, तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री से ही बात कर रहा हूँ। अरे इनको ये तो बता दीजिए, बेचारे 1 पे तैयारी करें, 2 पे करें, 8 पे करें। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ हमारी। अरे सर मैं आऊंगा, आप इतना उतावला ना हो, आ रहा हूँ मैं। जरा एक बार इनको भी तो बोलने दीजिए, और इनको बोलते हुए सुनिए। मैं तो सर घाट घाट का पानी पिया हूँ। जैसे आप इधर बैठे, किसी जमाने में हजका बैठती थी, और इधर जहाँ ये बैठे यहाँ पे बीजेपी बैठती थी। कभी अनिल विज वही कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा घोड़ा कहने वाले थे, अब सुना है पैर ठीक हो गया तो वापस आ गए। आपका क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन वही था सर कि इनको हजका तो नहीं बनाएंगे। ऐसा है, इनका हमारा चुनाव से पहले का कोई गठबंधन नहीं है, सरकार चलाने के लिए गठबंधन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक पर्सन हूँ, मेरा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी बनती है कि मैं 10 की 10 सीटों पे कमल कैसे खिले, उसके लिए काम करूं। ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की ड्यूटी बनती है, और हम उस पर काम करें। और एक अंतर और देखिएगा, हमारे धनखड़ साहब थे, धनखड़ साहब ने अपना संगठन बनाया, नीचे तक बनाया। हमारे नायब सैनिक बने थे 2.5 महीने पहले, अपना सारा प्रदेश बना लिया, जिले बना दिए, पूरे घर का बल्ब बदल। अरे सर 3 साल बाद बदले जाते हैं, हमारे यहाँ लगभग प्रक्रिया ना। देखिए मेरे मित्र हैं, कार्यकारी अध्यक्ष है ना, वो तो कहते हैं कि हम तो बिना संगठन का ही लड़ते हैं। इन्होंने अशोक तंवर जी को छूट दी, ना उदयभान जी को छूट दी, कोई संगठन का ही, बिना संगठन का लड़ते हैं। ऐसा हो सकता है क्या ये? अरे वो सब छोड़िए, सिर्फ ये बताइए कि ये बेचारे का, मैं तो नहीं, बेचारे क्यों कह रहे हो? बेचारे हैं उनके, अरे बेचारा बना दिया आपने, तो नहीं बनाया। हमारे लिए बेचारे नहीं है, हमारे लिए सहयोगी है हमारे। आपने एक बात पे गौर किया, इस सीट पे बैठने वाले बीजेपी के कोई भी प्रतिनिधि
जब वो बात करते हैं तो कहते हैं बीजेपी की सरकार, और उस सीट पर जो जेजेपी के लिए निर्धारित है वहां पे बैठने वाला हर आदमी, हर प्रतिनिधि वो कहेंगे गठबंधन सरकार। इनके मुंह से गठबंधन सरकार नहीं निकलता है। जब आप इधर से पूछेंगे तब कहेंगे कि आज के सहयोगी कल के लुटेरे। जी देखिएगा, मैं इनकी बातों से सबको सुन रहा हूँ। अरे सबको तो गोली मारी है। इसके बाद मैं बीजेपी की बात कर दूं, इसलिए जवाहर भाई ने कहा कि हमारा गठबंधन गठबंधन चुनाव के बाद का है। हाँ। इससे पहले सभी पार्टियां नई बात कौन सी बता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा जो भी अरे आप एनडीए की मीटिंग में गए थे, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। यादव जी को याद नहीं है, आप अपने वाले से पूछिएगा। एनडीए की मीटिंग में रातों रात बुलाया और सुना वहाँ बड़ा बड़ा गुलाब जामुन था, शाही गुलाब जामुन, वो तो उनका बात है, वो सेंट्रल या बड़े नेताओं की बात है, मैं अपनी बात करता हूँ। लेकिन अब ये नहीं बता रहे हैं कहाँ से लड़ना। आज हम जो कर रहे हैं तैयारी, अभी जवाहर भाई ने कहा कि हम 10 की 10 सीटों पर कर रहे हैं, 90 सीटों विधानसभा कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल को हमारे हाईकमान क्या फैसला लेते हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा, हर वर्कर, हर पार्टी का नेता चाहता है कि मैं अपनी पार्टी को स्टेबल करूं और आगे लेके आऊं। तो इसमें बुराई क्या है जी? अगर हम 10 की 10 सीटों की तैयारी करें, 90 की सीट, बुराई क्या है? ये सब तो किताब में लिखा हुआ आता है। बुराई क्या है? आप बताओ, बुराई कहाँ है सर? मैं तो सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं सच्चाई यही है, हमारा गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा वो हमारे ये बीजेपी नेता जानते हैं, हम नहीं जानते। बीजेपी ने आप लोगों की स्थिति वो कर दी है, ऐसा लग रहा है। नहीं, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है जी। हम मिलकर सरकार चाह रहे हैं, हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। किसने कहा हम बेचारे बने? 45 मिनट हो गया, एक बार इन्होंने नहीं कहा। कहा नहीं कहा, लेकिन चल तो सरकार हमारी है ना जी। जेजेपी बीजेपी खट्टी सरकार चल रही है। इनको बताते क्यों नहीं? वो तो चल रही है, उनको पता है उनको। वो क्या बताएंगे? सबको दुनिया को पता है, पूरे हरियाणा को पता है हमारी सरकार चल रही है। गठबंधन आज रहमो करम पे हो गई। नहीं, रहमो करम पे नहीं है। हम एक गठबंधन किया, हमने प्रदेश के भलाई के लिए, प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमें गठबंधन किया, और कोई बुराई। शाही गुलाब जामुन एनडीए की मीटिंग में खिला दिए। देखो 10 दिन के बाद होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन हम गठबंधन में हम खाएं, क्या खुला होगा वो खिलाएंगे हम। गठबंधन भाई हमारे। अरे तो बताना चाहिए था ना कि यहाँ चाबी लगाइए। चाबी जहाँ फिट होती है, जहाँ चाबी फिट होती है वो फिट होती है। आईएनएलडी कभी किसी जमाने में रुतबा हुआ करता था, आज वन मैन आर्मी हो गए, वन मैन पार्टी है ना। बहुत गुड़दौड़ चल रहे हैं, काफी कसरत चल रही है, लेकिन इतनी गुड़दौड़ के बाद भी कोई बड़ा नेता, कोई बड़ी वो शख्सियत आपकी पार्टी में आ नहीं रही है। 2024 में 2 लड़ाई, और सबसे बड़ा चैलेंज आईएनएलडी के पास है अपने सिंबल को बचाना। बैठ जाइए सर। अपने सिंबल को बचाना ये सबसे बड़ा चैलेंज जी। जहां तक 2024 की बात है, चाहे लोकसभा है, विधानसभा है, और आपने जैसे सिंबल की बात करी, सिंबल आईएनएलडी अपना बचाएगा भी और अपने अस्तित्व को भी बचाएगा। तो इतना परेशान क्यों है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए? आप हमने किसको अभय जी गए थे दिल्ली न्योता देने जब आपके देवीलाल जी की जयंती। देखिए, चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस पे अगर हम किसी को आमंत्रित करते हैं, और जिनके सहारे आप थे नीतीश कुमार, वो खुद ही गाड़ी से उतर के भाग गए। हाँ, वो उतर के निकल के मान ली हमने आपका, लेकिन हमने कोई राजनीतिक समझौता नहीं किया था उसमें। हमने तो एक निमंत्रण दिया था कि जननायक चौधरी देवीलाल का जन्म दिवस है। वो कोई एक सिंगल पार्टी के नेता नहीं थे, वो किसानों के और पूरे आम आदमी के नेता थे। हमने तो उसके लिए उनको आमंत्रित किया था, ना तो हम किसी समझौते के लिए खुद चल करके तो अकेले लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल अकेले लड़ेंगे। 10 पहले लोकसभा भी लड़ेंगे और 90 विधानसभा भी लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी, आप भी गठबंधन के लिए परेशान है। आपके बड़े नेताओं की मीटिंग चल रही है, पंजाब दिल्ली उसके ऊपर निर्भर करेगा हरियाणा क्या होता है। लेकिन आपने गाड़ी खोली, लोग आपकी गाड़ी को छोड़ करके जा रहे हैं, एक बड़ा डेंट नहीं लगता आपको? क्योंकि पॉलिटिक्स इज गेम ऑफ परसेप्शन। देखिए, हमारी पार्टी की बिजली, पानी, शिक्षा और चिकित्सा इसके आसपास ही घूमती है जो भी। अब जो आप रही बात संघर्ष की, हम संघर्ष के अंदर अब कोई हमारा साथी बनना चाहे उसका स्वागत है, और जो नहीं बनना चाहे, क्योंकि संघर्ष के जो रास्ते होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं, उन पे चल पाना हर एक के बस की नहीं है। जो महत्वाकांक्षी है वो जा भी सकता है। और हमने कहा है कि हमारा ये उसका हवन है, संघर्ष का हवन है, और हम इसमें बदलाव लाएंगे हरियाणा के अंदर। और जो उसमें संघर्ष का साथी, अब जैसे हमारे अशोक तंवर जी चले गए, उन्होंने एक आसान रास्ता चुन लिया है, भारतीय जनता पार्टी में जाके आसान रास्ता चुन लिया। हमारी तरफ से बिल्कुल उनको मान और सम्मान किया गया था। अगर वो संघर्ष में हमारे साथी नहीं बनना चाहते तो वो उनकी अपनी बात है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये गुड़गांव की कहानी है और बस तो यूं ही चलती रहेगी। अलग अलग पड़ाव पे, अलग अलग बस स्टैंड पे सवारियां बोर्डिंग करती रहेंगी, चढ़ती रहेंगी, उतरती रहेंगी। लेकिन लोकतंत्र में जो असली मालिक है वो हम और आप, यानी वोटर्स। हमें ये तय करना है कि हमारी आने वाली सरकार कैसी होगी, और बाद बाकी देखते हैं 2024 में ये जितने महापुरुष और सज्जन बैठे हैं इनमें कौन चंडीगढ़ पहुंच पाता है, कौन दिल्ली पहुंच पाता है। क्योंकि चंडीगढ़ और दिल्ली कौन पहुंचेगा ये हम और आप यानी कि वोटर्स तय करेंगे। बाद बाकी 2024 देखते हैं, और बस इनको यहाँ उतारते हैं और फिर फरीदाबाद बस स्टैंड पर बस लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं ISI सर्टिफाइड, और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।